अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः वैशाख शुद्ध नवमी दिनांक 16 मई 2024 भावप्रकाश निघंटु रोहित शंखं चक्रं जलतां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽपि श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः दर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। रोहित को रोहित का रोहि दाड़िम पुष्पकः रोहित का प्लिह गाति रुच्चो रक्त प्रसादन। तो ये प्लीह घाती, ये बताया जैसे शरपुंखा प्लीह घाती है, इस प्रकार से ये रोहित कपूत प्लीह घाती है। और मैं यकृत कैंसर में रक्तरोड़ा चूर्ण कुमारी स्वरस के साथ लेप के लिए देता हूँ। तो ये काफी अच्छा काम करता है। वैसे प्लीहा रोग में प्रयोग करना है। देखिए यकृत प्लीह यकृत की चिकित्सा जो है वो प्लीहा की जैसे करनी है, और प्लीहा में ये अच्छा काम करता है। और रक्त प्रसादन है, ये भी एक अच्छी बात है। ये शायद गोवा फड़के की किताब में होगा। हम्म, काफी नीचे आ गए। मेरा लव वो ये अभी भी मुंबई ही है। किसको मालूम है नंबर? मेरा लव रोहित का। हम्म,
रोहितकवाथः फलप्रमाणा सक्षौदरः कोकणप्रान्ते तथा भारतस्य उत्तरे पथे प्रवहन्ति। त्वक्च रक्ता औषधक्रियासे त्वक् प्रशस्ता रोहितकारिष्टः कर्षप्रमाणा सजलश्च तिक्तः कषायश्च तस्य विपाकः कटुकः वीर्यं शीतं च तिक्तत्वात् कटुपाकित्वात् शीतवीर्याच्च रोहितः वातं वर्धयति तिक्तकषायत्वात् शीत पित्तं शमयति रक्तं प्रसादयति स्तम्भः रोहितकस्य उपयोगो विशेषः विशेषेण प्लिहोदरे भवति रोहितकक्वाथः सशुण्ठी हरितकी युतः गोमूत्रेण युतश्च सर्वान् वर्णतः प्लिहोदरं च प्रशमयति। तो खास करके प्लिहोदर में इसका प्रयोग है। और रोहितकक्वाथ सशुण्ठी हरितकी रोहितका रिष्ट में क्या है एक बार देखना चाहिए। और गोमूत्र रोहितकः कषायत्वात् रक्तः स्रोतसां संकोचनं करोति स्रोतविबन्धं दूरीकृत्वा पश्चात् रोहितकस्य उपयोगः प्रशस्तः। तो ये स्रोतस का संकोच करता है। स्रोतविबंध दूर करके फिर रोहितक का प्रयोग करना चाहिए। अनेन प्रकारेण रोहितका ग्रहणी गदम अर्शांसि रुद्रोगं गुल्मं शोभम उदरं च शमयति। तो शायद रक्त प्रसादन की क्वालिटी को देखना है और ये भली भांति किस प्रकार से उपयोग में लाई जा सकती है इसके बारे में सोचना है। तिक्त कषायत्वात् शरीरस्थं क्लेदं द्रवं च रोहितकः शोषयति। तस्मात् प्रमेहे कुष्ठे च रोहितकः उपयुक्तो भवति। जीर्ण रोगेषु रोहितका रिष्टः प्रशस्तः। ये जीर्ण रोग में प्लीहावृत्ति हो जाती है। और गुणेश शास्त्री के किताब में ये मलेरिया का जब चक्कर बहुत ही ज्यादा चलता था तो क्विनाइन के बार बार देना और बार बार फिर भी ज्वर आते रहना वगैरह वगैरह इन सभी अवस्थाओं में प्लीहावृद्धि रहती थी और जीर्ण ज्वर रहता था। तो उन्होंने इसमें शायद रक्तकारिष्ट में बताया है ये, मुझे अभी याद नहीं है। और वसंत कल्पना उसमें ज्यादा प्रयोग में लाई जाती थी। तो फणसलकर जी का कहना था कि स्नेहन ये नवनीत का कर्म है। मेध धातु का जो कर्म है वो नवनीत का भी है। और नवनीत खास करके मेध धातु की पुष्टि करता है। और वसंत कल्पना में नवनीत की भावनाएं और फिर नींबू रस की भावनाएं लघु मालिनी हो मधु मालिनी हो सुवर्ण मालिनी हो या पहले बृहद स्वर्ण मालिनी भी मिलता था। तो एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा कि इसमें इस प्रकार से नवनीत की भावनाएं होती थी। और वैसे देखा जाए तो रस रक्त मांस ये तीन धातु बीच में मेद और फिर अस्थि मज्जा और शुक्र ये तीन धातु अगले धातु इस प्रकार की स्थिति है। तो मेद बिल्कुल बीच में है। और 15वें जो शोधनादि गण संग्रह है उसमें बहुत सारे गणों में मेदनाशन इस प्रकार की फलश्रुति है। उष्णवीर्य भी है शीतवीर्य भी है। दोनों तरीके में मेद का नाश करने वाला मेद को कम करने वाला इस प्रकार की फलश्रुति है। वर्णाधिक कफम में दो मंदाग्नित्वम नियच्छति ये उष्णवीर्य की तरफ जाता है। लेकिन निग्रोधादिगण ये जो है ये मेद को कम करने वाला इस प्रकार का है वगैरह शीतवीर्य है। तो मेद के बारे में स्थौल्य और कार्य चिकित्सा में एक बात बताई जाती है कि कोष्ठे विबद्ध मार्गत्वात् वायु कोष्ठे विशेषतः चरण संदुक्षय त्यग्नि सब काय चरण क्षुततौ क्षुतृषस्तौ तथोदिकम कि वायु कोष्ठ में होता है और फिर आवृत मार्ग इस प्रकार का हो जाता है। मेधस आवृत मार्गत्वात् वायु कोष्ठे विशेषतः चरण को संदुक्षय त्यग्नि
और भी जो खाना खाता खाया जाता है वो मेद ताकत की ही पुष्टि करने वाला होता है। और फिर इस प्रकार से मेदो धातु की पुष्टि होती है और बाकी धातुओं का क्षय होता है। अगले वाले धातु की वृद्धि होनी चाहिए मेदो वृद्ध होने के कारण, लेकिन वो भी नहीं होता। और पिछले वाले जो धातु है वो तो निर्माण हो चुके हैं, फिर भी उनका क्षय हो जाता है। और दौर्बल्यम असमत्वेन धातुना के कार्य कारण भाव जो लिखे हैं, तो धातु की साम्यावस्था न होने के कारण दौर्बल्य हो जाता है, इस प्रकार की बात कही जाती है। तो मेद को कम करना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और कहीं मेद को बढ़ाना ये भी एक मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो ऐसे हालात में ये शायद नवनीत और उसके जरिए धातुओं की पुष्टि रस से लेकर शुक्र तक करना, ये वसंत कल्पना का महत्वपूर्ण उपयोग है। रसरक्त तक लघुमालिनी, मांस मेद तक ये मधुमालिनी, और उसके आगे सुवर्ण मालिनी, शुक्र तक या ओज तक, इस प्रकार का पनसलकर विभाजन करते थे। और फिर उसके हाथ अनुसार ये दवाइयाँ इस प्रकार के देते थे। और ये जो आमगर्भ का प्रयोग मधुमालिनी वसंत में है, इसमें सभी धातुओं की पुष्टि करना ये एक बात हो सकती है। अभी जो अंडे मिलते हैं वो तो हार्मोनल प्रोडक्ट है, उसमें जीव नहीं है, तो उनका कोई मतलब नहीं है इस प्रकार से। ये तो हार्मोनल है, हार्मोनल इम्बैलेंस करते रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन देसी अंडे का अगर प्रयोग होता है मधुमालिनी वसंत जैसे औषधियों में, तो उसका एक अहम फायदा होता है। बृहद स्वर्णमालिनी तो अभी भी मिलता है इस ऊंजा फार्मेसी का। अच्छी बात है मैंने नहीं सुना था। दिस टेल अगेन वसंत कल्प। तो नवनीत जो है मेदस्य कहा गया है, मेद बढ़ाने वाला इस प्रकार का कहा गया है। और फणसलकर जी का ध्यान प्रत्यग्र धातुर बलवर्ण युक्त, स्नेहन की जो फलश्रुति है तो प्रत्यग्र धातुर बलवर्ण युक्त, ये जो बात है उस पर थी। और उनका कहना था कि एक धातु से दूसरे धातुओं का निर्माण, ये प्रक्रिया नवनीत से अच्छी होती है, वसंत कल्पना से अच्छी होती है। रसोप्यस्य न रखता है मांसाय कुतएव तु उपस्तब्धस्य शकृता केवलम वर्तते क्षय, ये जो राजयक्ष्मा की संप्राप्ति के बारे में कहा गया है कि रस का रक्त में भी निर्माण नहीं होता, रक्त रक्त भी निर्माण नहीं होता, तो मांस कहाँ से निर्माण होगा इस प्रकार से। और इसलिए सारकिट्ट विभाजन में मल भाग ज्यादा और सार भाग कम, और ये मल के आधार पर ही वो जीत लेता है। उपस्तब्ध से शक्रता केवलम वर्तते क्षय, इस प्रकार से। तो इस अग्नि की जो स्थिति है उसको तोड़ना है, सारकट्य विभाजन अच्छे तरीके से होना है, और फिर सार से रसरक्तादि सभी धातु बनने हैं, उस सभी हिसाब से ये नवनीत अच्छा है। और इसी वसंत कल्पना में ही नवनीत की भावनाएं हैं, बाकी किसी में नहीं है इस प्रकार से। तो हाँ, मेरे ख्याल में एक विचार है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल काम है इसका। कि जैसे अर्श चिकित्सा में चित्र का सिद्ध क्षीर बना के चित्र का लेप घट में लगाना है, और फिर दूध डालना है, और फिर दही डालना है, और ये होने के बाद दही जब बन जाता है तो मंथन करते तक्र निकलना है। तक्र के साथ नवनीत आएगा। वो बहुत कम मात्रा में होगा, तक ज्यादा मात्रा में, तक्र ज्यादा मात्रा में। अगर हम होल मिल्क इस प्रकार का ले लेंगे ये करने के लिए, तो इसमें नवनीत भी आएगा। इस नवनीत की अगर हम भावनाएं देते हैं
जो चित्रक सिद्ध नवनीत इस प्रकार का हो जाएगा। और वैसे तक्र धारा करने के लिए मुस्तामलक सिद्ध तक्र इस प्रकार का भी बनाते हैं। खास करके सोरियासिस वगैरह में या शिरोधारा करने में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो विभिन्न द्रव्यों से सिद्ध तक्र और उसी के साथ उसका सिद्ध नवनीत इस प्रकार का निकलता है। अमलक के बारे में सोच सकते हैं ऐसा थोड़ा सा। वो रसायन है, वाशीकरण है, शीतवीर्य है। तो फिर उससे बना इस प्रकार का स्वर्णमालिनी वसंत, उसकी भावनाएं देखकर ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी। सरक्त व मांसमेध में अस्थि नंतर सुवर्ण, या मुझे अभी पक्का याद नहीं है, अस्थि इसमें लेना है, मधुमालिनी में लेना है, या फिर आगे वाले में लेना है इस प्रकार का। एक बार गुणशास्त्र की अगर कोई किताब मिलती है तो देख पाएंगे। महापैशाचिक गुरुत्व एबीपी का मिलता है, कल चर्चा हुई थी। तो महापैशाचिक तो मिलता है, मुझे मालूम है। बृहद स्वर्णमालिनी मिलता है, मुझे मालूम नहीं था। उसमें एक्चुअली कस्तूरी है। तो कस्तूरी नहीं डालते होंगे, या डालते होंगे तो फिर बताते नहीं होंगे, ऐसी बात होगी इस प्रकार। तो जीर्ण ज्वरेश रोहित का रिष्ट प्रशस्त। तो इनमें रोहित का रिष्ट प्रशस्त इस प्रकार का है। तो रोहित का रिष्ट वैसे प्रचलन में है, मैं रक्त रोहिड़ा का इस प्रकार का लेप करता हूँ, और वो भी भली भांति काम करता है। खास करके लिवर कार्सिनोमा, या फिर ये मैंने बताया था। बब्बुला किंकिरातस्यात् किंकिराटः सपीतकः स एव कथितस्तथितस्तज्ञैर् आभाषट प्रदमोदिनी। ये अजीब है। बब्बुल कफनुद्ग्राहे कृष्टकृमि विशापः। ये गौफड़ की किताब में है क्या, देखो बब्बुल। वैसे बब्बुल काफी आसानी से मिलता है। बीच में एक सुबाबुल का प्रचलन चला था, ये हाइब्रिडाइज वैरायटी थी, और बहुत बड़े पैमाने पर प्लांटेशन किया गया था। फिर बाद में पता चला कि वो जितना चाहते हैं उतना उपयुक्त नहीं है, अभी वो कम हो गया सब इस प्रकार से। लेकिन नेचुरली बबूल काफी मिलता है। और इसमें रस वगैरह लिखे नहीं है, ये कषाय रस प्रधान या तिक्त अन्न रस इस प्रकार का होगा, और खास करके दंत रोगों में उसका प्रयोग होता रहता है। अ, दंत मंजन बनाने के लिए बबूल काफी प्रचलन में है। लेकिन कुर्मी कुष्ठ विषाप, हाँ हाँ, ये भी काफी अच्छे रस गुण है। तो उस दृष्टि से काफी जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आसानी से बड़े पैमाने पर उपलब्ध इस प्रकार का है। इसमें मिला क्या कुछ द्रव्य गुण फर्क की किताब में? बबूल फली चूर्ण हैव गुड रिजल्ट्स इन संधिवात। ये तो नहीं देखा है। अच्छी बात है। द्रव्य गुण की किताब में है या नहीं है? नहीं नहीं, नंबर बताओ। हाँ, बक्कुल आ गया।
बाकुची। बला है। बला के बाद बाकुची है, तो शायद नहीं है। द कुल नॉट देयर या। अरिष्टक। अरिष्टकस्तु मांगल्य, कृष्णवर्षोर्थ साधन। रक्तबीज पीतफेन फेनिलो गर्भपातन। अरिष्टस्तु त्रिदोषग्नो ग्रहभिद गर्भपातन। अजीब है। तो मांगल्य, ये एक अरिष्टक यानी कि रिठा। अरिष्टक वैसे निम्ब का भी एक पर्याय माना जाता है, लेकिन यहाँ तो रिठा इस प्रकार का रहेगा। कृष्णवर्ण अर्थ साधन, ये अजीब बात है कि पैसे कमाने के लिए काम में आएगा। अर्थ साधन, अर्थ का साधन है इस प्रकार से। रक्तबीज पीत फेन, फेनिल। तो ये फेनिल होने के कारण पुराने जमाने में अरिष्टक का काफी प्रयोग होता था कपड़े धोने के लिए, और है नैसर्गिक। अभी की जो समस्या ये है प्रदूषण की, इसमें घरेलू जो प्रदूषण होता रहता है, गहरे घाव भरने के लिए बबूल पत्र के प्रयोग का एक बहुत अच्छा अनुभव हमारे दादाजी ने बताया है। ओके। तो कषाय रस होने के कारण इस प्रकार का व्रण संधान करेगा। और गर्भपातन है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि गर्भिणी में कभी भी नहीं प्रयोग में लाना है इस प्रकार से। और वैसे भी फिर भी त्रिदोषग्न है, ग्रहभित है, ये भी एक अच्छी बात है। बिना अन्य दवाओं के भी दवाओं के तुरंत काम करता है, अच्छी बात। तो अभी घरों में बाथरूम और संडास या टॉयलेट, ये टॉयलेट से पानी अलग कलेक्ट करना चाहिए। ये इसमें घर निर्माण करते समय ये सुझाव होना चाहिए कि टॉयलेट का जो ब्लॉक है, अभी ये दोनों का पानी इकट्ठा होकर ड्रेनेज में चला जाता है। तो ये सीवेज जो है, मलमूत्र जो है, उसको अलग करेंगे, और वो पानी शहरों में से जो नदियां बहती है, उनके तीर पर, किनारे पर एक बेल्ट बनाएंगे 25-30 फीट का, मिट्टी का इस प्रकार का, और नदी को खोदेंगे नीचे ज्यादा। ये काम सभी अप्रैल मई में करना है इस प्रकार से। और फिर ये जो मैला पानी है, वो उस जमीन में छोड़ देना है। ये नैसर्गिक है, और वहां पे पेड़ पौधे उगाएंगे। तो नेचुरल खत के जरिए पेड़ पौधे अच्छे आते हैं। ये प्रयोग बाड़ा में किया गया है। बाड़ा में जो इको विलेज है वहां पे बालों को रुक्ष करती है, शैम्पू का मुख्य घटक है, बराबर है। तो वैसे देखा जाए तो पहले तेल लगाना है और फिर शैम्पू लगाना है, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। लेकिन अभी तेल लगाना बिल्कुल छोड़ दिया है, और सिर्फ शैम्पू लगाएंगे तो रूखापन आएगा, उसमें संदेह की बात नहीं। तो मैं मानता हूं कि अरिष्टक का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाए। अभी का जो साबुन है, उसको अरिष्टक से जैसे शैम्पू बना रहे हैं उस प्रकार से
कुछ किसी ना किसी तरीके से केमिकल्स कम करके अरिष्टक का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो नहाने का जो पानी है जिसमें साबुन मिक्स हो जाता है, एक दो तरीके का साबुन, एक बदन में लगाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन, दोनों ही अच्छे नहीं है, केमिकल्स वाले हैं। और ये तो करोड़ों घर है इस प्रकार से, और इन सभी घरों में ये प्रचलन चल रहा है। खास करके शहरों में ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो इस पानी को रीयूज अगर कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए, उन्होंने महिला पानी को पेड़ पौधे लगाने के लिए यूज में लाया है, उपयोग में लाया है वाड़ा में। और फिर वहां से पानी कलेक्ट होता है और वो पेड़ पौधों के लिए जाता है। तो ये पेड़ पौधों के लिए तो बहुत अच्छा टॉनिक है। वहां पे तो अच्छे तरीके से फल फूल आते ही है। लेकिन ये पानी जो है वो नैसर्गिक पानी इस प्रकार का रहेगा, और वो आगे बढ़ता रहेगा, और नदी को खोद लेंगे इस प्रकार से, तो ये जमीन में घुसता जाएगा, और फिर उसका फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जो विहीर वगैरह जो सभी है, या नहर है, उनमें पानी आ जाएगा। जंगल में कुल्हाड़ी पैर में लग जाने से लगभग 3 इंच गहरा घाव हो गया था। बहुत पत्र कल्क लगाने पर, बबूल पत्र लगाने में तुरंत रक्तस्राव बंद हो गया। फिर ये कल्क तब तक नहीं निकलता जब तक घाव नहीं भर जाते। कुछ दिनों में घाव ठीक हो गया। कोई ड्रेसिंग आदि अन्य में नहीं किए। अच्छी बात है। तो पर्यावरण के हिसाब से रीठे से या अरिष्टक से अगर ये बनते हैं, साबुन बनते हैं, चाहे बदन पर लगाने वाला साबुन, या फिर कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग में लाने वाला साबुन, केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल करना है इस प्रकार से। वैसे पहले तो ये नहीं था, केमिकल्स नहीं थे। इसी के फेन से कपड़ों को धोते थे, और फिर भी कपड़े अच्छे होते थे, ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अभी हमें आसान लगता है कि साबुन के रूप में केमिकल्स प्रयोग करेंगे और फिर कपड़े अच्छे निकलते हैं। ये रीठे में काफी तकलीफ होगी इस प्रकार से। फिर भी मैंने सुना है कि कमर्शियल जहाँ पे बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज है, वहाँ अरिष्टक का प्रयोग होता है, ऐसा मैंने सुना है। एक्चुअली देखा तो नहीं है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है, तो हमें घरों में ये सुधार लाना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग कलेक्ट होंगे। मैला पानी जो है वो अलग कलेक्ट होगा, वो नदियों तक जाएगा। साबुन का प्रयोग कम करेंगे, अरिष्टक का प्रयोग ज्यादा करेंगे, और वो पानी शायद हमारे नजदीक कोई गार्डन है वहीं पे जा सकता, उसको नदी तक ले जाने की कोई आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है। तो पेड़ पौधों के लिए ये इस प्रकार के पानी का प्रयोग हो सकता है। और इसके साथ में अगर ये जीवामृत वगैरह इस प्रकार के कुछ जाते हैं, तो थोड़ा उसके दुष्परिणाम कम होंगे। तो ये बहुत बड़ी सोच है, प्रैक्टिकल में लाना काफी मुश्किल है, और कितने लोगों को समझाना पड़ेगा ये एक अलग बात इस प्रकार का, और पॉलिसी डिसीजन है ये तो लेकिन मूल रूप से नदी की समस्याओं को अगर मिटाना है, और स्वच्छ पानी सभी को मिलना है, तो हम ही पानी पानी प्रदूषित कर रहे हैं, हमें पानी प्रदूषित करने से रोकना है। और ये प्रदूषण कैसे रोकेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है अभी। तो देहातों में समस्या इतनी गंभीर नहीं होती, क्योंकि उतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार का पानी का व्यय नहीं होता। लेकिन शहरों में ये बहुत बड़ी समस्या है।
तो टाउन प्लानिंग में इसके लिए एक अलग इस प्रकार का नतीजा बनना है। और बड़े डैम को तोड़कर अंडरग्राउंड छोटे छोटे डैम बनाएंगे, तो पानी जमीन में फिर से वापस जाएगा। और फिर जो अभी की समस्या है कि बोरवेल कितने नीचे जा रहे हैं क्या पता नहीं चल रहा। 200-400 फीट, ये तो बहुत कॉमन हो गया, उसके बहुत नीचे लोग जा रहे हैं। और इस प्रकार से पानी अगर खत्म कर देंगे, तो जैसे दक्षिण अफ्रीका में एक पूरा शहर उजड़ गया पानी नष्ट होने के कारण, वैसी स्थिति सभी जगह पे आएगी। तो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर ये जरूरी इस प्रकार का है। और नेचुरल और अननेचुरल इनमें अंतर करना चाहिए, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। ये शायद अरिष्ट का नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं है, देखो एक बार। पुत्रं जीवो गर्भकरो यष्टि पुष्पो अर्थ साधक पुत्र जीवो गुरु ऋष्यो गर्भधा श्लेष्म मातर सृष्टमूत्रमलो रूक्षो हिम स्वादु पटुक कटु। ये बीच में चर्चा हुई थी, पुत्रजीव मिलती है वनस्पति या नहीं मिलती है, मैंने सुना था कि मिलती है इस प्रकार से। लेकिन फिर आगे ज्यादा बहस नहीं हुई इसके बारे में। तो एक गर्भकर है, ये एक अहम चीज है। अभी इनफर्टिलिटी समस्या बहुत बढ़ गई है, तो शायद ये पुत्रजीव वनस्पति बड़े पैमाने पर उपलब्ध होती है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। वृक्ष भी है, गर्भद है, और श्लेष्म वात, वात कफ को कम करने वाला है। सृष्टमूत्रमलो वृक्षो, वृक्ष है फिर भी सृष्टमूत्रमल है, नॉट देयर इन अरिष्टक। ओके। हिमस्वादु पटु कटु, पट्टू कट्टू स्वादु, ये तीनों कफ को बढ़ाने वाले हैं। नहीं, पट्टू और स्वादु तो कफ को बढ़ाने वाले हैं, कट्टू कम करने वाला है। रुक्ष और कट्टू ये कफ को कम करने वाले हैं। और हिम कफ और वात दोनों को बढ़ाने वाला है, लेकिन ये कफवात रुत इस प्रकार का है, और सृष्टमूत्र मला है फिर भी। तो थोड़ा विचित्र पड़ता है, अर्बुद द्रव्य दिखता है। और इसको भी अर्थ साधक कहा, ये कहा गया है, तो ये भी अजीब बात है। अरिष्टक और ये दोनों, अरिष्टक गर्भ स्राव करने वाला, और ये गर्भ को निर्माण करने वाला। पुत्र जीवक नाम से ऐसा लगता है कि संतान पैदा होने के बाद जिन माताओं में शिशु को अकाल शुक्र का अकाल मृत्यु हो जाती है, उससे उसमें शायद ये बच्चा कर सके। हो सकता है इस प्रकार से, नाम से कि जीव देने वाला, इस प्रकार जीवन देने वाला, पुत्र को जीवन देने वाला इस प्रकार का। लेकिन गर्भदाह ये बात कही गई है, तो इनफर्टिलिटी के केसेस में इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि पुत्रजीव मिलता है क्या बाजार में, किसी को कोई कल्पना है? हम्म, शायद मिलता है, मैंने भी सुना था, लेकिन पक्का यार मुझे भी मालूम नहीं है। फल मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? पहले पतंजलि में मिलता था, पतंजलि शॉप में। ये तो और अजीब है। अब शायद बंद है फल। बीज अवेलेबल आहेत सर। कहाँ पे है बीज? तो उसको लगा सकते हैं शायद। हम्म, अब पसारे से मिलती है।
हम्म, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई टेरेस गार्डन में। दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में ये प्लांट देख रहे हैं, ये इसके फ्रूट्स देख रहे हैं। दोस्तों, इसका नाम है पुत्र जीवक वटी या पुत्र जीवक प्लांट। दोस्तों, प्राचीन काल में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। पुत्र जीवक प्लांट का खास तौर से प्रजनन संबंधी 9 मिनटों का है। औषधि के पत्ते भी इसके जो है काम शक्ति बढ़ाने वाले। दोस्तों, अंग्रेजी में इसे चाइल्ड लाइफ ट्री कहा जाता है, संस्कृत में गर्भवत कहते हैं, गुड़िया को बोलो को कहा जाता है, उर्दू में फैशन दिया कहा जाता है, गुजराती में पुत्रन जीव कहते हैं, पंजाबी में जिया पुत्रा कहलाता है। इस तरह से दोस्तों ये तो नाम है। ये देखिए आप सीड्स, विशेष रूप से इसके सीड्स ही काम में लिए जाते हैं। दोस्तों, इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो अशोक का होता है उससे मिलती जुलती होती है। आपको मैं दिखाऊं, ये अशोक का पेड़ यहाँ पीछे आपको दिख रहा है, ये अशोक का है, लेकिन ये पुत्र जीवक प्लांट है। ये इसको मैं और अच्छी तरह से आपको ध्यान देते हैं कि प्लांट है। दोस्तों, गर्भ धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये पौधा समतल प्रकृति का होता है। वैसे तो महिलाओं में जो बांझपन होता है, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होती है। इससे क्या होता है, गर्भाशय जो होता है वो बंद हो जाता है, और पुरुषों में भी यौन यौन स्वास्थ्य जो होता है वो अच्छा होता है। चहा दुधात न करू का इसके असायला बीज कसं आहे चालेल मला. बिल्कुल बेर की तरह खुले अंदर इसमें बेर जैसी लगती है। और तो एक बात यह है कि इसके अलावा हाथी पाँव जो होता है वो बिल्कुल मिलता होता है। जिनको प्यास बहुत अधिक लगती है, प्यास बुझती नहीं है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। कफ में, थोड़े दिन में, बुखार में, या सांप बिच्छू जिसको काट लेते हैं विष हो जाता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रॉपर्टी है, तो ये नुकसान प्राप्ति के लिए महिलाएं जो होती हैं इसकी दवाएं पहनती हैं, और इसके बीज, पत्ते, जड़, छाल को धूप से शुद्ध किया जाता है। और ये आपने देखा, तो ये देखिए बिल्कुल ये ऐसा सीड होता है, पत्थर जैसा, टूटता नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे पकने लग जाते हैं। अभी बिल्कुल ये अच्छे हैं, तो ये पकने लगते हैं। मैं आपको थोड़ा प्लांट दिखाऊं, ये देखिए, ये पूरा प्लांट जो है ये वाला, ये इसी का है। देखिए आप कितने सीड्स में अभी लगे हुए हैं। ये पुत्रक जीवक प्लांट है, ये मेरे पास अवेलेबल है। इसको मैं और नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अब आपको यहाँ से नजर आ रहे होंगे, ये सीड्स जो है ये नजर आ चिड़िया जो होती है, तरह तरह की बर्ड्स इनको खाने आती है जब ये पकने लगते हैं धीरे धीरे। और गर्मियों में ये पकते हैं, अभी बारिश का सीजन है।
तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा इसका परिचय कराया है कि ये जो सीड्स होते हैं या ये प्लांट होता है, ये बीज होते हैं, ये किस तरह के होते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने कर दिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा और इनकी जानकारी हो जाए। तो दोस्तों बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी है, बहुत ही उत्तम इसका इलाज है। आँख से रिलेटेड जो परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, आदि, हाँ, उसमें ये बहुत ही उपयोगी औषधि होती है। इसका छाल भी काम में ली जाती है, इसका पत्ते काम में लिए जाते हैं, और ये सीड्स तो आप देख ही रहे हैं, ये इस तरह से इतना उपयोगी ये प्लांट है। और बहुत विशाल प्लांट है, कम से कम ये 40-45 फीट ऊंचा ये प्लांट है। ये देखिए, आपको सीड्स नजर आ रही, मैं अपने टेरेस से आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसके पत्ते देख लीजिए, ये पत्ते बिल्कुल अशोक के पेड़ जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। ये छोटे होते हैं, अशोक के लंबे लंबे पत्ते होते हैं, लेकिन रूप रंग वही है। और आप देखिए कितने सीड्स ज्यादा हुआ है। ये तो प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे गार्डन। और दोस्तों एक बात और भी है कि ये मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इसके औषधि के उपयोग में, लेकिन आप आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह लीजिए, तो अवश्य इसकी औषधि आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत सारे आयुर्वेद के शॉप्स है, डॉक्टर्स हैं, पतंजलि में है, इसके पतंजलि योग में तो इसके बहुत सारी आपको मेडिसिन मिल जाएगी, पाउडर मिल जाएगी, करुण सालों स्मरस। का इस तरह से आप जो है ये काम में ले सकते हैं। और दोस्तों ये आसानी से मिल जाता है, फंड कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और उतना ही आसानी से ये ग्रो भी हो जाता है। इसका एक बीज तोड़ के आप जमीन में उगा दीजिए, तो ये वही पेड़ इतना बड़ा हो जाता है, 40-50 फीट तक ये पेड़ जाता है। और मेरे पास देखिए, मेरे नीचे काफी नीचे तक ये आया हुआ है मेरे कोर्ट यार्ड। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया है थोड़ा सा, और एक प्लांट यहाँ भी लग रहा है, ये देखिए, ये भी यही है। लेपिंदाह अंजन देखिए नेत्र कितना बड़ा रोग। टेरेस तक पहुंच गया है। ये देखिए, ये बंद करते हैं क्योंकि इससे ज्यादा कुछ फायदा होने वाला है ऐसा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी ये वीडियो काफी अच्छा था। पेड़ की पहचान के लिए तो बहुत अच्छा है। और शायद पत्तों का इस्तेमाल जरा मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन फल आसानी से अगर मिलते हैं तो फलों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है ये थोड़ा देखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार जमोदग्नि से भी बात कर लेते हैं, वो किस तरीके से प्रयोग करता है इसका, तो ये शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भी शायद इसमें नहीं है त्रिविगुण किताब में। हाँ, प्लीज पोस्ट वीडियो इन जीएसवीसी। इंगुद इंगुदोंगार वृक्षश्च तिक्तकस्तापसद्रुमः इंगुदः कुष्ठभूतादिग्रहव्रणकृशकृमीन् अन्त्युष्णक्षित्रशूलग्नस्तिक्तकः कटुपाकवान्। तो तापस वृक्ष इंगुदी हिंगणबेट नाम से होता है।
शोथहर एंड लेखन हेंस यूजफुल इन श्लीपद। हम्म। हाँ, ये श्लीपद की बात भी कही गई थी उसमें, हाथी रोग के लिए। तो हिंगनबेट नाम से कुछ मिलता होगा शायद, मुझे भी याद नहीं है, मालूम नहीं है इस प्रकार से। वृक्ष एंड प्रजास्थापन मूत्रल। हम्म। तो ये भी मालूम नहीं है हिंगनबेट इंगुदा इसमें होगा, ये भी शायद पॉसिबिलिटी कम है। गवाफड़ की किताब में। तो अगर है तो देखो। नहीं है, ओके। कुष्ठभूतादि ग्रह, ये जो बताया गया है तो ये उसके हिसाब से अच्छा रहेगा। और श्वित्र नाशन भी है, शूलग्न भी है। तिक्तर कटुपाका कटुविपाक। बाजार में ये मिलता है क्या, इंगुद हिंगनबेट नाम से? हाँ, इसमें तो है अच्छा, आधिदैविक कर्मों में। लेकिन अभी अवेलेबिलिटी का है, एक बार देखना पड़ेगा। जिंगिनी, जिंगिनी जिंगिनी जिंगी सुनिर्यासा प्रमोदिनी, जिंगिनी मधुरा सोष्णा कषाया योनिशोधनी, कटुका वर्ण रुद्रोग वाताती सार पटु। पटु, ये अभी मुझे याद नहीं है, दातार गुरु जी के किताब में शारद जिंगिनी ऐसा कुछ है। मंजिष्ठा का एक पर्याय शायद जिंगिनी है। सारीवा मंजिष्ठा जिंगी शारदी। जिंगी शारदी, हाँ। लेकिन जिंगी का मतलब मंजिष्ठा है। मंजिष्ठा, मंजिष्ठा। मंजिष्ठा। लेकिन यहाँ ये अलग वैरायटी दिखती है, ऐसा नहीं लगता कि ये आ, वैसे सारिया और मंजिष्ठा का फांट रक्त प्रदोष के लिए अच्छा है, योनि रोग में भी अच्छा है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जब स्कैंटिमेंसेस इस प्रकार का है, स्राव कम है, तो ये दोनों अच्छे तरीके से काम में लाए जा सकते हैं। लेकिन ये जिंगिनी नाम से और कुछ वैरायटी होगी, क्योंकि मंजिष्ठा का अलग वर्णन है। ये जिंगिनी अलग वर्णन में पहली बार देखा है, योनि शोधिनी यहाँ भी लिखा है। वर्ण रुद्रोग वाताति सार पट्टु। ये भी भाव प्रकाश में नहीं होगी मेरे ख्याल में। सारिवा एंड नी मिलता है, कंट्रोवर्शियल ड्रग्स बन गया। सारिवा नहीं मिलता है। आप राजेश का टॉपिक एक बार फिर से पढ़ा सकते हैं इसे? मैंने तो बता दिया था कि नवनीत की भावना ये है, और नवनीत मेद निर्माण करने वाला है। और फिर प्रत्येक धातु बलवर्ण युक्त, ये जो बात कही गई है उसके आधार पर ये धातु के निर्माण की प्रक्रिया सुधरती है। रसरक्त तक लघु मालिनी, मौसमेद तक मधुमालिनी, और उसके आगे स्वर्ण मालिनी, और ओश के लिए बृहत स्वर्ण मालिनी, इस प्रकार का सर का कहना था। और ये वसंत कल्पना ही एकमात्र ऐसी है कि जिसमें ये नवनीत की भावनाएं दी गई है। तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो जिंगिनी मंजिष्ठा है या नहीं है, ये थोड़ा सा अ, देखना चाहिए। हमारे मंजिष्ठा की वैरायटी है। मंजिष्ठा के बारे में तो हमारी बहस हो चुकी थी, मंजिष्ठा हमने पढ़ ली है। लेकिन ये
मालूम नहीं इस प्रकार। तमाल उक्त स्थापित काल स्कंधो मितद्रुमः लोकस्कंधो नीलध्वजो नीलतालश्च सस्मृतः। तमाला शालवद वैद्यो दाह विस्फोट रुत पुनः। तो ताल जैसे गुणधर्म है और दाह और विस्फोट को कम करने वाला है। वैसे तमाल पत्र मसालों में प्रयोग में जाता है, ज्यादा वापर प्रयोग करते हैं। और फिर भी ये विस्फोट और दाह दूर करने वाला है, ये एक अजीब बात है थोड़ी सी। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तमाल भी देखो वाक्य की किताब में है क्या। नहीं है। ओके। तो आगे बढ़ेंगे। तूणी, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मुखक पाक में शायद कर सकेंगे, लेकिन इसका प्रयोग ज्यादातर मसालों में होता है। तो रुचि बढ़ाने के काम में आता है। तूणी तुन्नक आपीनस तुणिकः कच्छकस्तथा कुठेरकः कांतलको नंदी वृक्षश्च नंदकः। तूणी रक्त कटुः पाके कषायो मधुरो लघु। कषाय मधुर और कटु विपाक। तिक्त भी रस है। तिक्तो हिमोग्राही, तिक्तोग्राही हिमो वृक्षो व्रणकुष्ठास्त्र पित्तजित। तमारा और दालचीनी एक ही वृक्ष से मिलती है। सही है। अभी एक ऑल स्पाइस करके वैरायटी डेवलप की है कोकण में, कोकण कृषि विद्यापीठ। तो सभी का स्वाद उसमें आता है, ऐसा एक थोड़ा सा है। जी सुना है। तो ये तूणी के बारे में तो कुछ पता नहीं है। पहली बार मैं शायद इसको देख रहा हूँ। भूर्ज। भूर्जपत्र स्मृतो भूर्जश्चर्मी बहुलवल्कलः। भूर्जो भूतग्रह श्लेष्म कर्ण पित्तरक्तजित कषायो राक्षसघ्नश्च मेदो विषहरः परः। सर तमाल पत्र का छाल है दालचीनी है क्या? सही है। ये तमाल पत्र का, तमाल पत्र की जो छाल है वो दालचीनी है। तो भूर्ज पत्रों का प्रयोग पहले जमाने में लिखने के लिए होता था। ये इसकी आयु ज्यादा है। और फिर 400-500 बरस तक टिकती है इस प्रकार से। फिर ताड़ पत्र है। वो 700-800 बरस जी लेती है। और श्री ताड़ करके है जो बर्मा वगैरह में मिलती है, वो 1200 बरस तक रहती है, टिकती है। तो पुराने जमाने में इसके ऊपर लिखा जाता था, हस्तलिखित जो है इस पे भुर्ज पत्र पर बनते थे इस प्रकार का। भुर्ज पत्र पर खाना परोसा जाता था। तो बड़ी मात्रा में इसके पेड़ उपलब्ध होंगे, अभी मालूम नहीं है मुझे क्या है। तमाल गर्भशय्या श- शैथिल्य नाशक, अवॉइड्स गर्भपात टेंडेंसी। तमाल, ये कहाँ का है? निधि देश पांडे। ये रेफरेंस कहाँ से मिला है? 47। यस यस ओके। नीलय देशपांडे की किताबें काफी प्रचलन में है। और काफी अलग अलग इस प्रकार के योग है वहां पर। तो इन सभी के बारे में थोड़ा
सोच सकते हैं। ऐसा रहेगा। तो भूर्जपत्रों का इस प्रकार से प्रयोग, राक्षस अग्न भूतग्रह श्लेष्म नाशन, हो सकता है। अभी भूर्जपत्र मिलते हैं नहीं मिलते हैं। जंगल काफी टूट गए हैं, तो ये पुराने जमाने में थोड़ा सा आसान था मिलना इस प्रकार से। पलाश। इसको शायद कल देखेंगे, क्योंकि पलाश काफी महत्वपूर्ण है। और दैवगुण किताब में भी होगा पलाश, डेफिनेटली। नंबर अगर मालूम है तो बता दो। नहीं तो अब यहीं पे रुकते हैं और कल पलाश को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम। 79 नंबर, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते।